नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तरह से देखा जाए तो यह दुनिया का सबसे बड़ा दिवस है, क्योंकि यह जिस विशाल अवधारणा को लेकर खड़ा हुआ है उसकी परिधि में कम से कम दुनिया की आधी आबादी है और संबोध्य तो पूरी मानवता है। मैं अपनी बात एक किस्से से शुरू करना चाहता हूँ। वैसे यह किस्सा आधुनिक सभ्यता के हर उस अभिकरण या एजेंसी का हो सकता है जहाँ कुछ सुविधाओं की प्राप्ति के लिए कतार में लगना होता है हमें, जैसे रेल का टिकट काउंटर, नौकरियों के लिए या नामांकन हेतु आवेदन पत्र जमा करने या लेने का काउंटर, राशन या गैस सिलेंडर लेने का काउंटर, टेलीफोन या पानी का बिल जमा करने का काउंटर अथवा बैंक, एटीएम आदि का काउंटर। कतार को संबद्ध अधिकारी या कर्मचारी लोकतांत्रिक ढंग से पहले आओ पहले पाओ के तर्क पर समायोजित करते हैं। इसी का अगला विकास इस रूप में होता है कि कतार को दो भागों, पुरुष कतार और स्त्री कतार में बांटकर एक पुरुष पर एक महिला या एक महिला पर एक पुरुष के क्रम से समायोजित किया जाता है। इसी संदर्भ में तकरीबन 15-20 वर्षों पूर्व की वाराणसी की एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक बैंक में पैसा निकालने वाली लाइन में मैं लगा हुआ था। जैसा कि पुरुष प्रधान समाज की आम रीति है, पुरुषों की कतार भारी भरकम दिख रही थी। उसकी अपेक्षा महिलाओं की कतार नगण्य थी। वे एक दो ही होंगी। इसका परिणाम यह हो रहा था कि एक पर एक के तरीके के तहत कोई महिला जल्दी आकर अपना काम निपटा कर चली जा रही थी। उसकी मुख्य प्रतियोगिता तो अपनी ही कतार से थी, जिसमें कभी एक, दो तो कभी शून्य की संख्या में उसके प्रतियोगी थे। इसी से उसे यह सुविधा मिल पा रही थी। 50-50% यानी आधा आधा आवंटन में प्रतियोगिता का स्वरूप यही होता है। किसी महिला का आना और 1-2 मिनट में पैसा निकाल कर चला जाना पुरुषों को बहुत नागवार गुजर रहा था। आधे आधे घंटे से अपने पैरों की थकान या पीड़ा उन्हें महिला मात्र के प्रति ईर्ष्या से बढ़कर द्वेष तक पहुंचा दे रही थी। वे महिलाओं को अपना पक्का दुश्मन समझ रहे होंगे, जो मानो उनका हक छीनकर इस अदा से उन्हें चिढ़ाती चली जा रही थी कि काटो तो खून नहीं। अधेड़ और उम्रदराज लोग तो उसके बाद भी कम से कम वाणी से संयमित थे। बस ओह आह सा कर या कहकर संतुष्ट या असंतुष्ट हो रहे थे, पर नवयुवकों को इतना धैर्य कहाँ था। वे किसी महिला को आते देखकर सीधे कहते थे, शैतान आ गया। वे यह समझने में असमर्थ थे कि महिला किसी पुरुष का हक छीनने नहीं, बल्कि अपना हक पाने आ रही है। अपने अधिकार के लिए संघर्षरत कोई व्यक्ति समादरणीय इंसान होता है। समादरणीय नहीं तो कम से कम सहनीय इंसान होता है।
आकर्षक भी होता है, भला शैतान कैसे हो सकता है। कतार में खड़े विलंब की पीड़ा से त्रस्त पुरुषों को अपनी लाइन में लगने आ रही कोई महिला इस रूप में क्यों दिखाई देती है कि यह कमबख्त हमारी प्रतीक्षा अवधि को और पैर की पीड़ा या दिल की धड़कन को बढ़ाने आ रही है। इस तरह आने वाली महिला उनके घर की मसलन बीवी, बहन, बेटी आदि होती या नवयुवकों के लिए उनकी गर्लफ्रेंड होती, तो भी क्या वे वैसा ही घृणा भाव के साथ अनुभूति कर पाते? यदि वह महिला उन्हीं का काम लेकर, मसलन रेल टिकट कटाना, चेक या एटीएम से पैसा निकालना आदि के तहत कतार में खड़ी हुई होती, शेष पुरुषों की प्रतीक्षा अवधि बढ़ाती हुई दिखती, तो क्या वे वैसी ही नाराजगी पालते? इस पूरे प्रकरण को देखकर क्या समझा जाए? पुरुष महिला मात्र को ऐसी किसी कतार में नहीं आने देना चाहते या अपने स्वार्थ साधन बनी तथा कथित अपनी कुछ महिलाओं को छोड़कर बाकी महिलाओं के साथ उनका उक्त विद्वेषकारी दृष्टिकोण है। इस संदर्भ में यह प्रश्न भी वाजिब है कि किसी पुरुष की अपनी ही कोई निकटस्थ महिला जैसे बीवी, बेटी, बहन, प्रेमिका आदि नितांत अपने काम से ऐसी किसी कतार में उनके सामने खड़ी हो तो उसके प्रति उसका भाव घृणा का होगा या क्षमा का, सराहने का होगा कि सहने का? किसी महिला को आते देख गुस्से में उबल जाते कतारबद्ध पुरुषों को मैं एक सलाह देना चाहता हूं। वे थोड़ा ठंडा होकर इस घटना को इस रूप में देखने की कोशिश करें कि कोई महिला अपने आने के 1-2 मिनट में ही अपना काम करवा के चली जा रही है तो किसी पुरुष के अवसर में सेंध लगाकर नहीं जा रही है, बल्कि वह उस अवसर का उपयोग करके जा रही है जो किसी समझदारी के तहत उसी महिला के लिए आवंटित किया गया है। एक पुरुष पर एक महिला के तहत एक अवसर पुरुष को तो एक अवसर महिला को मिल रहा है, इसमें आपत्तिजनक क्या है? महिला के अवसर का जब कोई दावेदार न हो, और वही स्थिति अक्सर होती है, तब तो पुरुष को भी वह अक्सर मिलता है, वह अवसर। तब एक पुरुष के बाद एक पुरुष ही आता है, तब तो किसी पुरुष को इसमें कोई एतराज नहीं होता कि इस महिला के लिए आवंटित अवसर का उपयोग कर रहे हैं। उसे तसल्ली ही होती है कि चलो कोई महिला फिलहाल यहाँ नहीं है, पर कोई महिला अपने अवसर का उपयोग करके या करने आ चुकी है तो क्या किया जाए? उसे कैसे रोका जाए? लोकतंत्र की भावना के खिलाफ होगा उसे रोकना। यदि पुरुषों को इस बात पर गुस्सा है कि हम आधे घंटे से चक्के धक्के खा रहे हैं और यह स्त्री तुरंत आकर काम कराकर चली जा रही है, मानो हमें मुंह चिढ़ा रही है, तो इस पर उन्हें गहराई से सोचने की जरूरत है कि महिला जल्दी क्यों चली जा रही है। यदि उसकी कतार में उतनी ही संख्या में महिलाएं होती जितनी संख्या में पुरुष हैं, तो क्या वह उतनी जल्दी काम निपटा कर जा सकती थी? इसलिए हे पुरुषों, किसी महिला को जल्दी काम करा के जाने से रोकना चाहते हो तो अधिक से अधिक महिलाओं को ऐसी कतारों में लाओ या आने दो। ऐसी कतारों में आने को जब वे तैयार होती हैं, यानी अपने सशक्तिकरण का रास्ता चुनती हैं, तो उनका रास्ता मत रोको। उन्हें घरेलू पचड़ों, रसोई, सफाई, बाल बच्चों में उलझा कर ही तुमने ऐसी कतारों में उन्हें आने से रोका है। तभी तो तुम्हारी 150 की संख्या के सामने
वे केवल एक दो ही दिखाई दे रही हैं। उसी के कारण तो पीड़ा है तुम्हारी कि वह आई और 2 मिनट में ही चली गई। फिर यह भी तो सोचना चाहिए कि यहाँ पर 2 मिनट में छुट्टी पा लेने वाली कोई स्त्री चैन से नहीं बैठी होगी। आने के पहले भी वह कितनी झंझटों को झेल चुकी होगी, जाकर भी कितनी झेलेगी। जो बेहिसाब घरेलू उत्तरदायित्व और कार्यभार हैं, उनके बारे में आपने कभी सोचा है? रोजा लग्जमबर्ग ने इसी संदर्भ में कहा था, जो भावतः इस प्रकार है कि जिस दिन महिलाओं के श्रम का हिसाब किया जाएगा, उस दिन मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। महिलाओं की कतार में अधिकाधिक संख्या में महिलाओं को लाओ का अर्थ भेजो नहीं होना चाहिए। अक्सर पुरुष महिलाओं का उपयोग करते हैं, अपना चेक या एटीएम कार्ड देकर कतार में भेज देते हैं, पैसा देकर रेलवे टिकट के लिए लाइन में भेज देते हैं, ताकि मिनटों में वे कृतार्थ हो जाएं तथा स्वयं घंटे भर की हरारत से बच जाएं। इसी प्रसंग में एक रोचक घटना याद आ रही है, जो पर्याप्त विसंगतिपूर्ण भी है। कुछ साल पहले एक कतार में किसी परिचित या रिश्तेदार के लिए किसी नौकरी का आवेदन प्रपत्र जमा करने हेतु मैं खड़ा था। भीषण गर्मी और त्वचा भेदी धूप वाले जून महीने में शायद बेरोजगारी की भीड़ ऐसी थी कि 1.5 घंटों से पहले मुक्ति मिलने की संभावना नहीं थी। उसी भीड़ में खड़े एक नौजवान ने चुटकी ली कि मैं अब जा रहा हूं जल्दी से ब्याह करने, ताकि मेरा फॉर्म लेकर मेरी दुल्हन यहां आकर जमा कर सके। उस समय भी इस मजाक के घिनौनेपन से मैं वाकिफ था। सच है कि मर्दों के इस समाज में ब्याह एक ऐसी दासी को पाने का जरिया है जिसे वे मनमाना उपयोग कर सकें, मनमाना नियोग कर सकें। ऐसी कतारों में भेजी गई महिलाओं में से बड़ी संख्या उनकी ही होती है जो किसी की बीवी हो चुकी होती हैं, जो उन्हें अपने इस घिनौनेपन पर खुलकर सोचना चाहिए। मर्द को जितनी मनमानी दावेदारी समाज ने विवाह संस्था के अंतर्गत दे रखी है, उतनी कहीं है क्या? जॉन स्टुअर्ट मिल को तभी तो कहना पड़ा था कि अब विवाह ही एक ऐसा क्षेत्र बचा है जहां कानून सम्मत ढंग से दास प्रथा को बरकरार रखा गया है। किसी पुरुष का अपनी बहन, बेटी, प्रेमिका, माँ आदि तमाम स्त्रियों की अपेक्षा बीवी पर अधिकार बड़ा होता है, एक तरह से आबाद। तभी तो नेता किसी घोटाले में फंसते हैं तो सत्ता छोड़ने के लिए बाध्य होने की स्थिति में अपनी पत्नी को सत्ता सौंपने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, ऐसा देखा जाता है। ऐसा करके ऐसे नेता एक प्रकार से राजनीति के क ख ग से अनजान एक भोली भाली गृहिणी को यदि उसी स्थिति में वो हों तो उसके माध्यम से सत्ता पर कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं। यह लोकतंत्र का तो मजाक होता ही है, बल्कि कई बार उससे कम उस स्त्री का मजाक नहीं होता जो सीधे घर से निकालकर चौराहे पर खड़ी कर दी जाती है। बकरी पर शेर की तरह गरजने का फरमान
क्या यह स्त्री सशक्तिकरण है? जब से स्थानीय निकायों में, पंचायतों में महिलाओं के लगभग 50% या उससे कम भी यदि कहें तो आरक्षण का माहौल बना है, तो कई जगहों पर ऐसा दिखाई देता है कि जो ग्रास रूट पर महिला सशक्तिकरण होना चाहिए था वह एक इसी दूसरे रूप में ढल चुका है। फिर स्त्री सशक्तिकरण के लिए क्या यही मार्ग है और फिर क्या यही इसका औचित्य है? उपर्युक्त तमाम कतारों में बलपूर्वक भेजी गई स्त्रियों को यह सोचना होगा कि क्या हम इस तरह से कठपुतली हैं कि नचाए जाएं? विविध कामकाजों में हमें कठपुतली की तरह नचाया जाना ही क्या हमें सशक्त या आधुनिक बना सकता है? स्त्रियों का उपयोग करने का इतिहास पुराना है और भूगोल विस्तृत है। राज्य या नौकरी पाने या पदोन्नयन के लिए समझौता या आवेदन पत्र के साथ नत्थी कर उन्हें उनकी देह को अक्सर भेजा जाता रहा है। विवाह की बलि वेदी पर भी वे अक्सर इन उद्देश्यों से चढ़ाई जाती रही हैं। फिर वंशधर पाने की ख्वाहिश में उनको पर पुरुष से नियोग करने हेतु भी जबरन भेजा जाता रहा है। स्वाधीनता संग्राम हो, सांस्कृतिक अनुष्ठान हो या वामपंथी छतरी के तले खड़े नक्सलबाड़ी या तेलंगाना आदि के क्रांतिकारी आंदोलन, हर जगह औरतों का उसी प्रकार उपयोग और कभी कभी उपभोग का भी बड़ा दयनीय इतिहास रहा है। ऐसा उन्हें व्यक्तित्व प्रदान करने के लिए नहीं, वरन यूज एंड थ्रो, उपयोग करो और फेंक दो की सोच के तहत होते रहा है। अब इस दौरान सत्ता फिल्म की रवीना टंडन की तरह उन्होंने यदि कुछ व्यक्तित्व अर्जित कर लिया तो वह बाई प्रोडक्ट है। पंचायत चुनाव में भी महिलाएं इसी तरह उपयुक्त की जा रही हैं। मैत्रेयी पुष्पा की फैसला कहानी की वसुमती याद होगी, पर देर सबेर उनका स्वत्व स्वाभिमान तो जग ही जा रहा है, जिससे वे अंगूठा छाप बनने से इनकार करते हुए अपने मर्द को कई बार अंगूठा दिखा दे रही हैं। कतार में बलपूर्वक खड़ी की गई उक्त स्त्रियां इतिहास की संतानें हैं। कतार में इस प्रकार खड़ा होने से एक बारगी इनकार करने की जगह यदि वे यह सोचती हैं कि घर की घुटन से बेहतर है बाहर की कोई कतार, तो मेरी समझ में यही बेहतर होगा। फिर इससे भी बेहतर होगा उनका यह समझना कि अपने ऊपर डाली गई किसी पति, भाई, प्रेमी या बाप रूपी मर्द की पितृसत्तात्मक बाध्यता के तहत कतार में खड़े होने की अपेक्षा नितांत निजी उद्देश्य से अपने सपनों को आकार देने के लिए कतार में खड़े होना बेहतर है। उसमें घंटे भर की थकान, उबन या पैरों की पीड़ा झेलना त्रासकारी नहीं, निजता का आनंद है। व्यक्तित्व प्राप्ति हेतु किए जा रहे यज्ञ की अग्नि की मानिंद है वह पीड़ा। पैरों की वैसी पीड़ा उसके मन के पैरों में निश्चय ही पंख बांध देगी। इस संदर्भ में निश्चय ही उत्साहजनक होगा स्त्रियों का अधिक से अधिक ऐसी कतारों में आना। ऐसी कतारें उन्हें घर और कतार के डबल प्रेशर में ज्यादा दिनों तक नहीं डाल पाएंगी। कतार की तरफ उठते उनके कदम जल्दी ही घर की एक तरफा जिम्मेदारियों की श्रृंखला से उनकी मुक्ति की दिशा में होंगे। कतार उन्हें घर से मुक्त न करे
पर घर के संतरास से मुक्त जरूर करेगी। घर की जिम्मेदारियों को पुरुष को भी उसी तरह से लेना चाहिए। आधा उठाने पर पुरुष भी मजबूर हो, इसकी व्यवस्था महिलाओं की लंबी हो रही ऐसी कतारें ही करेंगी। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि अधिक से अधिक स्त्रियों के बैंक में अपने खाते हों? रेल टिकट के लिए लाइन में लगने की उन्हें अधिक जरूरत पड़े। अपनी जरूरतों से प्रेरित होकर फिर कतार तो सिर्फ प्रतीक है। कतार उस हर राह का बीज है, हर राह का उत्स है जो स्त्री मुक्ति की दिशा में जाती है, उसे पुरुष के बराबर इंसान बनाती है, उसे पुरुष की तरह ही भोग, कर्म या त्याग के अवसर उपलब्ध कराती है। शिक्षा संस्थानों में अपनी बेटियों, बहनों, बीवियों या प्रेमिकाओं के नामांकन के लिए कतारबद्ध खड़े पुरुषों से कतार में खड़ी की गई बाध्य इन स्त्रियों की तुलना नहीं हो सकती। ये महानुभाव स्वेच्छा से या तो अपने अहम या मर्दानगी भाव के रक्षार्थ कतारबद्ध हुए हैं, या इसलिए कतारबद्ध हुए हैं कि अपनी बेटी, बहन, बीवी आदि को अपना घर संभालने, खाना पकाने, बच्चे संभालने को छोड़ा जा सके, या कतार हेतु उन अज्ञानशील स्त्रियों को ढोकर यहाँ लाने की जहमत से खुद को बचाया जा सके। इन दोनों स्थितियों में कतारबद्ध पुरुष किसी अन्य का नहीं, खुद का ही उपकार कर रहे होते हैं, खुद को ही महान बना बता रहे होते हैं कि मेरे रहते मेरी आश्रित महिला जाएगी। मामला मूंछों का है। ऐसा करते हुए बेशक वे भूले रहते हैं कि ऐसी शिक्षा पाकर वह महिला करेगी क्या जिसे कतार में खड़े होने तक का शऊर या अपना काम करने की तमीज न हो पाएगी। फिर यह भी लगता है कि वे पुरुष इतने भोले भी नहीं हैं कि यह सब भूले हुए हैं। उनका उद्देश्य अपनी आश्रिता को आत्मनिर्भर बनाना है भी कहाँ। शिक्षालय के द्वार तक उन्हें पहुंचाने के पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य उनमें किसी डिग्री की कनबाली लटकाना भर है, ताकि समाज में अपनी पोजीशन ये बना सकें, बता सकें कि बीवी पढ़ी लिखी है, अथवा बहन को विवाह के बाजार में कुछ मूल्यवान बना सकें वे। अथवा डिग्री का उद्देश्य यह भी हो सकता है कि सरकार द्वारा शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी या अन्य अन्य प्रकार की चलाई जा रही ढेर सारी योजनाओं से अपनी आश्रिताओं को जोड़कर सरकारी कोष में अपने लिए एक छेद बनाया जा सके। महिलाओं को यह सब समझना चाहिए तथा नामांकन की कतार में अधिकाधिक संख्या में अपने प्रतिनिधियों की जगह स्वयं खड़े होना चाहिए। यह भी क्या कहने की बात है। बैंक की कतार से शुरू हुई यह बात अंतहीन विस्तार तक जा सकती है। फिलहाल उसे समेट कर एक बार फिर वहां उबल रहे पुरुषों पर विचार करना चाहिए हमें। उनकी पीड़ा पर कुछ विचारक सहानुभूति भी दिखला सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि जब स्त्री पुरुष बराबर हैं तो फिर अलग से लाइन क्यों। इस पर कहना होगा कि उन्हें यह तो सोचना ही होगा कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था इस तरह की रहती, अर्थात स्त्री और पुरुष को बराबर दर्जा या अवसर देती, तो अलग अलग लाइनों के रूप में 50-50% आवंटन की जरूरत ही क्यों पड़ती। आवंटन नहीं तो आरक्षण की भी जरूरत क्यों पड़ती। फिर यदि समाज में स्त्री पुरुष बिल्कुल समान हो जाएं, तो भी अलग अलग लाइनें लगवाना अप्रासंगिक कैसे हो सकता है। स्त्री का आरक्षण तब अप्रासंगिक हो सकता है, स्त्री का तब आरक्षण अप्रासंगिक हो सकता है क्योंकि आरक्षण का तर्क कमजोर या बीमार को स्वस्थ करना है ताकि उसे अन्य स्वस्थों की कतार में खड़ा किया जा सके।
पर अलग अलग कतारों में पुरुषों और स्त्रियों को रखना आरक्षण नहीं, बल्कि आधा आधा आवंटन है, जो प्रकृति की इस इच्छा के संगत है कि दुनिया में पुरुष और स्त्री लगभग आधी आधी संख्या में रहें। आरक्षण समय के उलटफेर से अप्रासंगिक या व्यर्थ हो सकता है, पर आवंटन तो बिल्कुल प्राकृतिक होने से अनंतकालीन वैधता रख सकता है। उद्धृत बैंक के प्रसंग में अलग अलग कतार लगाना, जहां तक मुझे मालूम है, किसी कानून के तहत नहीं था, बस एक सामान्य सी लोकतांत्रिक समझदारी या विवेक था। पर स्त्री को बराबरी के अधिकार दिलाने का अहम सवाल किसी के निजी विवेक या रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। उसके लिए ढंग का कानून भी होना चाहिए और उस कानून को लागू करने वाली एजेंसियां भी होनी चाहिए। कुछ लोग सभी झंझटों से बचने के लिए यह भी सुझाव दे सकते हैं कि महिलाओं के लिए काउंटर ही अलग कर दिया जाए, ताकि पुरुषों के जलने या उबलने का अवसर ही ना आए, सवाल ही ना खड़ा हो। ऐसा कई जगहों पर है भी, पर मेरी समझ में यह उचित नहीं है। उससे स्त्री को पुरुष की तुलना में अलगाववाद के बोध का खतरा है। उसकी तुलना में एक ही काउंटर पर दो कतारें रखकर एक एक अवसर क्रमशः उन्हें देते जाएं, तो इसमें बराबरी का एक संदेश भी है, एक सौंदर्य भी है संतुलन का। ठीक टीवी चैनलों या मंचों की उन उद्घोषणाओं की तरह है यह, जिनमें 2 मिनट पुरुष उद्घोषक बोलता है तो 2 मिनट महिला उद्घोषक। यह रास्ता पुरुष वर्चस्व या महिला मात्र को शो पीस की तरह इस्तेमाल करने की व्यापक मानसिकता, चाहे बाजार में सेल्स गर्ल्स के रूप में हो या एकेडमिक संस्थानों तक में रिसेप्शनिस्ट गर्ल के रूप में, या समारोहों में अतिथियों को फूलमाला भेंट करने या प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए ट्रे में पदक लेकर जाती लड़की के रूप में, इन सब से अलग स्त्री और पुरुष के बीच समतापूर्ण मधुरता की रचना करने और इस विसंगत समाज को सुषमामय बनाने की दिशा में है। वैसे भीड़ को देखने से अधिक संख्या में काउंटर बनाए जाने चाहिए, पर हर काउंटर पर 2 कतारों के रखने का सिलसिला तोड़ना नहीं चाहिए। जब मर्द औरत बराबर होंगे तो यह सिलसिला स्वतः टूट जाएगा। बैंक की उक्त कतार में देरी के दर्द से तड़पते पुरुषों की प्रतिक्रियाएं मानवीय दृष्टि से देखने पर अस्वाभाविक भी नहीं हैं। आखिर वे भी इंसान हैं और उन्हें भी दर्द होता है, पर उस दर्द की उनकी व्याख्या गलत थी, जिसका ठीकरा वे अपना हक लेने आ रही हर महिला के सिर पर फोड़ रहे थे, उसे शैतान कह रहे थे। स्त्री के प्रति उनका क्रूर पूर्वग्रह ही इसमें उजागर हो रहा था, जिससे अपनी सहजता में आ रही हर महिला का इंसानी चेहरा उन्हें विरूप लग रहा था। कुछ तो बैंक के पुरुष कर्मचारी को कोस रहे थे कि औरत का काम वह जल्दी कर देता है, पर उससे भी ज्यादा वे स्त्रियों को कोस रहे थे। महिलाओं का स्वाभाविक गुण है मुस्कुराना, जिससे हर काम वे जल्दी करवा लेती हैं। इस तरह के फिक्रे वे कस रहे थे। यदि ऐसा है तो इस स्वाभाविकता से वे पुरुष क्यों वंचित थे, मुस्कुराने की मानवीय सहजता या स्वाभाविकता से? वे बैंक कर्मचारी के समझदारी पर क्रुद्ध थे या बैंक कर्मचारी की सहृदयता पर क्रुद्ध थे? क्या उसे यानी बैंक कर्मचारी को वे अमानवीय बना देना चाहते थे? इस समाज में रही सही थोड़ी सी इंसानियत को वे कठमुल्ला मर्दानगी में बदल देने को आखिर क्यों बेताब थे? यह सवाल आधुनिकता से गर्वोन्नत
हम सब से है। जो किसी स्त्री, चाहे वह निकट से निकटतम सूत्र में, संबंध सूत्र में क्यों न बंधी हो, की उन्नतिशीलता या संघर्षशीलता को हम तभी सह या सराह पाते हैं जब तक उसके कारण हमारे वर्चस्व, समाज में पोजीशन या व्यक्तिगत सुख सुविधा के दुर्ग में दरार न पड़े। और ऐसे दुर्ग जो अक्सर स्त्री के बलिदान पर खड़े होते हैं। आज के वीडियो में इसी सवाल पर मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।